दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज फिर से आपके सामने नरेशन की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आई होप अब आपने नरेशन इतना तो एटलीस्ट पढ़ लिया होगा कि जिससे आपका बेस भी बना होगा और प्लस आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो कंप्लीट करा था, लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट करा था, वो मे बी हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सारी बातें सिखाई थी कि कैसे उसका डायरेक्ट से क्या बनाया जाता है, इनडायरेक्ट। एंड देन मैंने उसके अंदर आपको यस और नो वाला क्वेश्चन भी बताया था, उसको कैसे चेंज करा जाता है। अगर आपको वो चीज नहीं पता तो ऊपर उसका लिंक भी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वहां पे जाके वो वीडियो को जरूर देखो। एंड देन उसमें मैंने आपको क्वेश्चन टैग का भी बताया था, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बिना देरी करे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने एक असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव पढ़ लिया था, नेगेटिव पढ़ लिया। अफर्मेटिव और नेगेटिव हमारा पार्ट ए था, अभी हम पार्ट बी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। ठीक है, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपैरेटिव सेंटेंस। और इसका यूज हर तरीके से हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं ओरली बात करूं तो उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, एंड देन मैं रिटर्न में बात करूं उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं हम क्या है। बट आप ये मत भूलना कि हम किस गली की बात करने वाले थे। हम सर बात कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की। तो आप लोग नरेशन की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग जो भी सारी बातें देखेंगे वो किसकी होगी, हमारी नरेशन की। ठीक है, तो हम नरेशन को पढ़ेंगे, मैं पढ़ाने ही आया हूं इसलिए सी बात है, लेकिन आपको उससे पहले थोड़ा सा इंपैरेटिव सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जरा एक बार मैं इसकी डेफिनेशन एक बार लिख दूं। वैसे याद होगा, हमारा डेफिनेशन में कोई बिलीव नहीं होता। ठीक है, जरा एक बार फिर भी लिख के एक बार समझ जाते हैं कि है क्या। जैसे आप जनरली देखना, जब भी आपके पास ये लाइनें लिखी होगी उसमें ऐसे लिखा होगा आपके पास कि इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कमांड, ऑर्डर, इंट्रिटी। इंट्रिटी को बच्चों बोलते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद सजेशन, कोई एक तरह की इंस्ट्रक्शन, किसी तरह को मना करना, प्रोहिबिटेड, या फिर किसी प्रिवेंटेड, वही मतलब होता है रोकना। ठीक है, या फिर ये शो कर सकता है आपके सामने प्रपोजल। ठीक है, या फिर एडवाइस भी बोल सकते हो एक तरह का। ठीक है, एडवाइस ईटीसी। अच्छा, अगर मैं बोलूं तो ये है क्या, तो हम जरा एक बार ये सारे वर्ड पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है? कमांड, ऑर्डर, इंट्रिटी, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोहिबिटेड, प्रिवेंटेड, प्रपोजल, और ये क्या लिखा है हमारे पास, एडवाइस। ठीक है बच्चों, ये सारे हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस का सेंस होता है। अब ये है क्या, तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो उस सेंटेंस में जो सेंस आएगा, वो जो सेंस होगा वही हमारा इन सारे वर्ड का हमेशा वो सेंस देगा। अभी आपको ना, जैसे मैं कुछ वर्ड्स पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, वो अगर मैंने देखो, इंपैरेटिव सेंटेंस वॉइस के चैप्टर में भी काम आता है, बट वॉइस में ना जब इंपैरेटिव पढ़ते हैं तो देखो ये क्या लिखा है, कमांड, और ये क्या लिखा है, ऑर्डर। हमें इसमें डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, किसमें, वॉइस के चैप्टर में। बट इन द चैप्टर ऑफ नरेशन, कमांड और ऑर्डर, आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ऑप्शन में ये दे देगा, एक ऑप्शन में ये दे देगा। ऐसे ही सपोज करो आपने वर्ड देखा होगा सजेशन, और ऐसे ही वर्ड आपने देखा होगा क्या, एडवाइस। आपको ये दोनों वर्ड एक साथ दे देगा, आपको इनमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं ये है क्या। यानी कि हमारे पास ये बोलना चाह रहा है कि इंपैरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिस सेंटेंस को पढ़ने में कमांड का, ऑर्डर का, इंट्रिटी का, सजेशन का, इंस्ट्रक्शन का, प्रोहिबिटेड का, जिसको बोलते हैं बैन कर देना टाइप का, ठीक है, प्रिवेंटेड का, प्रपोजल का, और किसी एडवाइस का सेंस देगा, तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, इंपैरेटिव। इज इट क्लियर? अब जरा सर इसका क्या करते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सेंटेंस है कि आई ऑर्डर यू, क्या लिखा हुआ है,
आई ऑर्डर यू टू लीव मी अलोन। क्या लिखा हुआ है? आई ऑर्डर यू टू लीव मी अलोन। ठीक है भाई, ये सपोज करो हमारे पास ये सेंटेंस है। अब मेरे को ये बताओ, क्या हम इस सेंटेंस को पढ़ के क्या हम ये जज कर सकते हैं क्या ये सेंटेंस हमारा इंपैरेटिव का है या फिर नहीं है? यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो ये हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है या नहीं है? तो सर आपने कहा था कि इंपैरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कमांड, ऑर्डर, इन सब का सेंस आएगा। यानी कि हमने देखा कि जब इसको पढ़ा क्या लिखा है? आई ऑर्डर यू टू लीव मी अलोन। तो यहां पे हमें कौन सा वर्ड दिख गया? सर ऑर्डर दिख गया, है ना? तो सर अगर यहां पर ऑर्डर दिख गया तो इसका मतलब ये इंपैरेटिव बिल्कुल है, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर नहीं है। समझ रहे हो? मैंने ये नहीं कहा कि सेंटेंस में कमांड लिखा होगा, ऑर्डर लिखा होगा, इंटरेटी लिखा होगा, कोई इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। आप पढ़ो यहां पर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन। इट मींस कि ये आप लोग को यहां पर एक्सप्रेस करेगा, ना कि यहां पर ये वर्ड को डिफाइन करेगा। इज इट क्लियर? कहने का मतलब ये सेंटेंस के अंदर का आपको सेंस जज करना था। और दूसरी बात, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं कराते। पिछली बार के एचटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई आप ये चारों सेंटेंसेस को पढ़ के ये बताओ कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो इंपैरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। और ये हमारा टीचिंग एग्जाम से डेफिनेटली पूछा जाता है। सीटेट का पेपर होता है, आपको पता होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जेबीटी वालों के लिए होता है और जो पेपर 2 होता है वो बीएड वालों के लिए होता है। तो बीएड के एग्जाम, सॉरी क्या नाम है, पेपर 2 सीटेट के एग्जाम में, एसएस के एग्जाम में भी हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंपैरेटिव सेंटेंस को फाइंड करो चारों में से क्या है। ठीक है, तो आपको कैसे फाइंड करना है? ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या कहा कि सेंटेंस में एक्सप्रेशन कैसे जज करेंगे, है ना? यानी कि सेंटेंस में एक्सप्रेशन कैसा होगा। जैसे सपोज करो आप यहां पर एक मैं एक सेंटेंस देता हूं, ठीक है? गिव मी अ पेन, और मैंने यहां पे क्या लिख दिया? प्लीज। क्या लिखा? गिव मी अ पेन, और फिर क्या लिख दिया? प्लीज। अब आप एक बात पढ़ो, ये सेंटेंस जो हमने लिखा है उसकी स्टार्टिंग किससे करिए? सर गिव से। गिव क्या होता है? सर वर्ब होती है। भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और ना आपको ये पता चल रहा होगा कि जब मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं कि गिव मी अ पेन प्लीज, तो प्लीज से मुझे ये पता चल रहा है कि सेंटेंस में हमारे पास क्या शो करने की बात कर रहा है? एक रिक्वेस्ट। इसका मतलब आपके पास ये सेंटेंस जो है ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस का क्या है बच्चों? एग्जांपल है। समझ में आई कुछ बात? यहां पर इसने क्या करा? एक्सप्रेस करा। दूसरा एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हो कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। ठीक है, अब आप देखो यहां पर फिर से कॉन्सेंट्रेट जो लिखा है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म है। तो सर अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप पढ़ के देखो, इसको पढ़ने में आपको किसका सेंस लग रहा है? सर इसको पढ़ने में हमारे पास सजेशन का सेंस लग रहा है, कोई एक तरह की हमें एडवाइस भी देने की सेंस की बात कर रहा है ना? तो ये भी हमारा यहां पर क्या कहलाएगा? इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे आपके पास लिखा हो पढ़ो, क्या लिखा है? हेल्प द पुअर। अब आप बताओ इसमें भी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और आप देखो इसका भी जो सेंस आ रहा है क्या आ रहा है? सजेशन का आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अभी यहां पे नहीं लिखेंगे, इसके सामने लिख देता हूं एक सेंटेंस हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास लिखा हो कि क्या लिखा है? शट द डोर। यही एग्जाम में आया हुआ था भाई क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट में आपको फाइंड करना था कि तीनों में से कौन सा सेंटेंस इंपैरेटिव है। अब आप देखो फिर से यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इज इट क्लियर? अब आप देखो, आप इसमें एक बात क्या नोटिस कर रहे थे? इस सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस में ऑर्डर सेंस दे रहा था क्या? कमांड दे रहा था। इस सेंटेंस में हमारे पास प्लीज की वजह से रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा था। ये हमारा एक एडवाइस भी था, सजेशन भी था, और ये भी हमारा एक तरह का एडवाइस था, सजेशन था। ठीक है,
आप ये नोटिस करो कि जब सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी आता है तो इसकी शुरुआत ही वर्ब की कौन सी फॉर्म से होती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म से। और कहने का मतलब सिर्फ V1 और प्लस में क्या आता है इसके बगल में? ऑब्जेक्ट। यही हमारा क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इट मींस इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या नहीं दिखा? सर सब्जेक्ट नहीं दिखा। समझ गए ये बात? तो यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ही होती है कि आप इसको V1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। हाँ, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जैसे लिखा हुआ है शट द डोर, तो ऐसे भी बोल सकते हो डू नॉट शट द डोर। बात तो वही है, क्योंकि डू भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा अब मुझे ना एक बात आप ध्यान से बताना, ठीक है? अच्छे से वीडियो देखना, और मैंने आपको बोल ही रखा है कॉपी लोपी लेके बैठा करो भाई, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। एक सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना ओरली। मेरे पास एक सेंटेंस है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या लिखा है? कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप मुझे बताओ क्या ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है? सर बिल्कुल सेंटेंस है ये इंपेरेटिव, बिकॉज यहां पर ये ब्रिंग लिखा हुआ है और दिस सेंटेंस डिनोट्स, हमारे पास क्या क्या डिनोट कर रहा है? आप पढ़ के देखो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या तो यहां पे एक एडवाइस भी बोल, सॉरी क्या नाम, एक तरह की रिक्वेस्ट भी बोल सकता है, और यहां पर ये ऑर्डर भी देता है। अच्छा डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वीडियो में, ठीक है ना? अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव का है या फिर नहीं है। तो क्या था सेंटेंस? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? अब एक बात बताओ, मेरे पास इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? इस सेंटेंस का सेंस क्या होगा कि भाई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सेंटेंस का सेंस ये होगा कि एक गिलास पानी लेकर आओ, है ना? अगर मैं बोलूं कि यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैं, आप सोचो अगर मैं इसी सेंटेंस में यहां पर लिख दूं कि यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब आप बताओ इस सेंटेंस में और ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर वाले सेंटेंस में क्या कोई फर्क दिखा आपको? सर हिंदी पे जाएं तो हिंदी तो दोनों की सेम है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जाऊं तो थोड़े में फर्क ही आ गया कि आपने एक जगह पे सब्जेक्ट यूज करा और एक जगह पे सब्जेक्ट यूज नहीं करा। इसका मतलब यह हुआ कि जब जब ये हमारे पास V1 से स्टार्ट होता है ना बच्चों, तो ये कंपल्सरी होता है कि इनके साथ जो यू होता है वो खुद कंसीडर है, यानी कि इनके सेंटेंस में यू जो होता है वो कंपल्सरी लगा हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हो कि गिव मी अ पेन प्लीज, तो ये अपने से सामने वाले को बोलते हो, और जब हम अपने से सामने वाले को बोल रहे हैं तो वो सब्जेक्ट जो हमारे लिए सब्जेक्ट होगा वो यू ही तो होगा ना। तो इसीलिए यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू। बट ये स्टार्ट किससे होता है? V1 से, इसीलिए इसको सेंटेंस में हम लोग किसकी तरह डिनोट कर देते हैं? हिडन। इट मींस हम इसको कभी भी लिखते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है कि ये यहां पर सेंस जो देगा वो इसका सब्जेक्ट जो होगा वो यू ही होगा। समझ में आया? तो क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? सर इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और देन ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद, और इनका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा कौन होता है? यू। और ये वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड, ऑर्डर, प्रिवेंटेड, प्रपोजल, प्रोहिबिटेड, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजों को क्या देते हैं? सेंस देते हैं। समझ में आ गया? चलो अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास इंपेरेटिव जो, सॉरी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था? क्या नाम है? नरेशन। और नरेशन में जो टॉपिक था इस बार वो क्या आएगा? इंपेरेटिव। तो इसका यहां पर मतलब क्या है? तो ये अब हम ये देखते हैं कि यहां पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज बता रखी थी, सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्पीच लिखी जाती है? तो सर सबसे पहले हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच लिखी जाती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो स्पीच आती है, जो स्टेटमेंट आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमेशा रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, आपने इसको हमारे पास अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव देख लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपको जो सेंस मिलेगा वो इस बार कौन से सेंटेंस का मिलेगा? इंपेरेटिव सेंटेंस का मिलेगा। अरे यार अगर इंपेरेटिव सेंटेंस मिलेगा तो यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट होगा? तो सर V1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब इस बार फॉर्मेट इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा आपको कंफ्यूजन ना हो, आप एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, जैसे एक ना डायरेक्ट स्पीच आपके पास सपोज करो लिखी हो, और ये हमारे CGL के भी एग्जाम में ये सेंटेंस आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक सेंटेंस है कि द जज said to lawyer, ठीक है, call the
विटनेस नाउ। ठीक है, इजी सा सेंटेंस है और बहुत इजी था। ठीक है, लिखा हुआ है कि द जज सेड टू लॉयर कॉल द विटनेस नाउ। ठीक है, अब हम इसको जरा एक बार चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले तो एक बात ये बताओ कि जब हम लोग सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता था, सब्जेक्ट, इसको तो चेंज करते नहीं थे। देन उसके बाद क्या होता था, सेड। क्या हम यहां पर भी सर वही सेम बात पढ़ेंगे कि जो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था? तो बिल्कुल बच्चों, हमने वही बात पढ़ी थी, तो वही हमें यहां पे भी सेम बात फॉलो करनी है सेड के साथ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार कौन सी बात सर, हमें तो पता ही नहीं ये बात। तो तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, अब सुनो वो क्या बात थी। बात ये थी कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस आता है या नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि जब टू दिखता था तभी हम सेड वर्ड को चेंज करते थे। बट मैंने ये कहानी पिछली क्लास में ही छोड़ के आ गया था। अब तो हमारी नई कहानी स्टार्ट हो चुकी है कि अगर यहां पर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो चाहे टू आए या चाहे टू ना आए, हर केस में हम किसको चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। अगर हमारे पास ये वर्ड जो है, सॉरी ये जो लाइन है ये इंपेरेटिव है, तो चाहे टू आए या चाहे टू ना आए, उसको भी हम हमेशा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो सेड आएगा तो सेड को चेंज किस किस में करेंगे? तो सबसे पहले तो हमारे पास वर्ड आएगा क्या, ऑर्डर्ड। ठीक है, दूसरा, अच्छा टेंस तो चेंज कर लेना, कमांड आएगा, कमांडेंट आएगा, वो तो कर लेंगे ना हमेशा। यार V1 होगा तो V1 लगा देना, V2 होगा तो V2, V5 होगा तो V5। ठीक है, तो कमांडेंट आएगा। उसके बाद आपके पास सपोज रिक्वेस्टेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रपोज्ड आ सकता है, उसके बाद हमारे पास प्रोहिबिटेड आ सकता है, उसके बाद हमारे पास एडवाइज्ड आ सकता है, उसके बाद हमारे पास सजेस्टेड आ सकता है, उसके बाद हमारे पास प्रिवेंटेड आ सकता है, उसके बाद हमारे पास फॉरबिड आ सकता है। ठीक है, देख रहे हो कितने सारे वर्ड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए। अच्छा ये क्या लिखा है बच्चों, एडवाइस। यहां पे एक वर्ड दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये दो वर्ड आप लोग लिखते हो, ये जब आपको मैं अभी वोकैबुलरी की सीरीज जल्दी स्टार्ट करूंगा तब आपको मैं ये पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, हम इस दो तरीके से एडवाइस लिखते हैं भाई, और ये हमारा टेंस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, दो एडवाइस लिखे हमारे पास, क्या लिखा है, ADVICE और एक लिखा है ADVISE। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? कुछ भी लिख दो, क्यों लिख दो भाई कुछ भी। जब हमारे पास ये एडवाइस लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सलाह, ऐसे लिखते हैं ना सलाह। ठीक है, और जब ये एडवाइस लिखा होता है तो इसका मतलब होता है सलाह देना या फिर सलाह लेना। अब एक बात बताओ, देना आ गया या लेना आ गया, ना पर ओवर हो गया। तो यार जब ये ना पर ओवर हो गया ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये वर्ब की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, वर्ब, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है जिसकी एंडिंग ही किस पे होती है, ना पे, मेन वर्ब। ठीक है, और ये सलाह जो है ये एक तरह का क्या है, नाउन है हमारे पास। समझ में आ गई बात? तो वो नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। तो अगर सपोज करो वर्ब की कभी बात आएगी तो कभी ऐसे करके एडवाइस मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि नाउन में ईडी लगता है ना बच्चों, तो इसीलिए ये वाला एडवाइस यूज करना है ना। बट ये बच्चे वाला है, हमें तो ये बात ही नहीं करनी। हमें तो ये बात करनी है कि सर हमारे पास ये जो दो सुंदर से वर्ड दिख रहे हैं, कौन कौन से वर्ड, एक वर्ड है एडवाइज्ड और एक वर्ड है सजेस्टेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन तो बात ये तो हमें पता ही है। अब आप को पढ़ना है कि इसमें, और हमें जनरली सिर्फ इन्हीं में ही पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये चार वर्ड है हमारे एग्जाम में, ये दिक्कत करते हैं। तो पहला पॉइंट यही कि एडवाइस और सजेस्टेड में क्या डिफरेंस होता है और एडवाइस सजेस्टेड को यूज कैसे करते हैं। 2014 के सीपीओ के एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक हमारे पास CHSL का एग्जाम होता है जिसको हम LDC का भी एग्जाम बोलते हैं, उसके एग्जाम में भी एज इट इज एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज में भी दिख जाते होंगे, प्रैक्टिस सेट्स में भी दिख जाते होंगे। तो बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, एक जनरली बात पूछ रहा हूं और आप बताना वहां पर मैं सजेस्ट यूज करूंगा या फिर एडवाइस यूज करूंगा। ठीक है, सपोज करो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है जो डॉक्टर है। ठीक है, वो बहुत अच्छा दोस्त है आपका और वो एक डॉक्टर है। ठीक है, और आपने उससे बोला कि यार मुझे ना कंपटीशन की इंग्लिश ना क्या करनी है, बहुत अच्छी करनी है, मुझे अपना पेपर क्लियर करना है, क्रैक करना है बहुत अच्छे से, तो मुझे कोई इंग्लिश की बुक को ना सजेस्ट कर दे। तो कोई मुझे अच्छी सी इंग्लिश की बुक बता दे क्या है। तो आप बताओ
वो आपको एडवाइस कर रहा है या वो आपको सजेस्ट कर रहा है, लगाओ दिमाग, वो आपको एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। अच्छा चलो एक और थोड़ा आसान दे देता हूं। अगर सपोज करो वही आपका दोस्त है, डॉक्टर है, अच्छी संगत है आप लोगों की, ठीक है, तो अगर वो आप उसके पास गए और आपने उसको बोला कि भाई मेरे पेट में ना यार डेली रात में दर्द होने लग जाता है, मुझे इसका इलाज बता, ठीक है, तो वो उस केस में आपको एडवाइस कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है? लगा लो दिमाग। अरे तब तो मैं कर लो ना, नहीं कर पाओगे? दिमाग देखो क्या करेगा। जब आप अपने दोस्त के पास गए और आपको पता है कि उस बंदे का जो प्रोफेशन है वो क्या है, वो एक डॉक्टर है ना, और आप उससे ये बोल रहे हो कि भाई इंग्लिश पढ़नी है और इंग्लिश का मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है और गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे बुक बता दे, तो क्या वो उसकी फील्ड से रिलेटेड है क्या? नहीं ना, यानी कि आउट ऑफ द फील्ड जाके वो कोई बात बताएगा तो वो आपको एडवाइस नहीं करेगा, वो आपको क्या करेगा? सजेस्ट करेगा। सेम आप उससे ये पूछ रहे हो कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, रात में डेली दर्द होने लग जा रहा है, तो आप उस केस में क्या करोगे? तो एक बात बताओ, वो अपने प्रोफेशन का एग्जांपल दे रहा है ना आपको, यानी कि प्रोफेशन के बारे में ही बता रहा है, तो वो उसको क्या बोल रहा है? एडवाइस। ठीक है, अगर मैं वॉचमैन की बात करूं तो वॉचमैन आपको क्या एडवाइस देता है? कभी भी नहीं, वो हमेशा क्या करेगा? आपको सजेस्ट करेगा। समझ में आई बात है? और ना वो आपको कभी ऑर्डर देगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। उसमें यही लिखा हुआ था द वॉचमैन एडवाइज्ड करके कोई सेंटेंस था, उसमें आना लेकिन क्या था? सजेस्टेड। और वो क्वेश्चन जो था वो इंपैरेटिव सेंटेंस का, जैसे ये लिखा है डायरेक्ट स्पीच, उसका इनडायरेक्ट था और वो एरर में था। ठीक है, जिसका मैंने आप लोगों को एक लास्ट सेंटेंस में रिसेप्शनिस्ट वाला सेंटेंस लिखवाया था, जाके देख लेना। डू आई वांट वाला मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि उसका आंसर जब हु लग गया तो फिर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब आना चाहिए, ना कि पहले वर्ब आना चाहिए, इसीलिए हमने उसका आंसर आई वांटेड कर दिया था। ठीक है, तो ये बातें उन्हीं को, भाई ये बातें उन्हीं को समझ में आ रही होगी जिन्होंने वीडियो देखी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है पिछले, वो खामखा देख रहे हैं, बस मुझे देख रहे हैं और बोर्ड को देख रहे हैं। इसलिए जाके पहले ना वो सारी वीडियो देखो, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। दूसरा, ऑर्डर को और कमांड को कहां पे यूज करेंगे? तो देखो, कमांड सीख लो, बाकी हर जगह के लिए ऑर्डर लगा देना। जैसे कमांड वर्ड आप यूज करना जब सोल्जर की बात हो रही होगी, कमांडर इन चीफ की बात हो रही होगी, कैप्टन की बात हो रही होगी। ठीक है, यानी कि आर्मी से रिलेटेड जब कोई वर्ड यूज कर रहे होगे तो वो एक तरह का क्या होगा? कमांड होगा। ठीक है, जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तब यूज करना। और ऑर्डर तो आपको पता ही है, जैसे इसी सेंटेंस में पढ़ लो, जज जो है वो लॉयर को क्या करेगा? ऑर्डर देगा। हस्बैंड है, सॉरी हाँ हस्बैंड को भी बोल सकते हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या करेगा? ऑर्डर देगा। अपोजिट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, तो इसी टाइप के आप लोग को ये ऑर्डर यूज करना है और कमांड यूज करना है। इज इट क्लियर? इसी के नंबर है, मैंने पिछले वाले में तो याद करो बताया था, आज लगा देना, लेकिन इंपैरेटिव सेंटेंस से बच्चों इसी के नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो अब आप एक बात देखो, नेक्स्ट हम लोग अब इस यहां पर किसकी तरफ बढ़ते हैं? कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने अभी तक जितने कंजंक्शन यूज करे, सबसे पहले कौन सा यूज किया था? दैट, जो कि यहां पर बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हमने दो वर्ड यूज करे थे पिछले, इफ या फिर वेदर, ये भी यहां पर बिल्कुल यूज नहीं होगा। उसके बाद हमने WH फैमिली वाले वर्ड पढ़े थे, जो कि हमारे कनेक्टर बनने के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, ये भी यहां पर बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो सर अब अगर इनमें से कुछ भी यूज नहीं होगा तो फिर यहां पर क्या कनेक्टर कौन सा आएगा? तो बच्चों यहां पर हमें पता होना चाहिए कि नो कंजंक्शन, यानी कि हमें यहां पर किसी भी कनेक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर किसी कनेक्टर की जरूरत नहीं है तो ये यहां पर क्या दो सेंटेंस बनेंगे? नहीं, यानी कि इंपैरेटिव में जो आपको फिर आंसर देना है वो दोनों को एक साथ मर्ज करके एक सेंटेंस बनाना है। और देखो वो कितना आसान है, बताता हूं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आता है हमारे पास सबसे थर्ड पॉइंट। ठीक है, अभी तो मैं बस ये आपको याद करवाऊंगा कि भाई ऐसे कर लो, बट रियलिटी में ये याद करने का टॉपिक नहीं है। ये हमारा एक लेजेंडरी टॉपिक, लेजेंडरी चैप्टर, जिसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब, जिसमें दुनिया भर की बातें हैं। उसी में हमारा एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी में आता है इन्फिनिटिव विद टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू, जिसको बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। वही पॉइंट निकला है बच्चों, तो वो यहां पर आया है। ठीक है, तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ाया नहीं वो, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम जनरली छोटी मोटी बात करेंगे, ध्यान से देखना वो बात क्या है। ठीक है, आप नोटिस करना, आपके पास मैंने कहा था ये क्या लिखा है भाई? V1 लिखा है। और क्या ये सर हमेशा V1 से ही आएगा यहां पर? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस। तो आप एक बात नोटिस करना
कि जब ये V1 आएगा ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव विदाउट टू। अरे यार बस अभी कितनी बात याद रखो कि इन्फिनिटिव विदाउट टू को सिर्फ बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब आज से तुमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक नया नाम सीख लिया, क्या? इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है। और एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव विद टू। इन्फिनिटिव विद, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 2 प्लस में V1। अरे यार अभी देखो बस क्या बात आपको ध्यान रखनी है। इन्फिनिटिव विदाउट टू मतलब हो गया V1, इन्फिनिटिव विद टू का मतलब हो गया 2 प्लस में V1। यानी कि अगर V1 में क्वेश्चन होगा तो उस V1 की जगह पे 2 प्लस में V1 होगा। मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा गिव, आंसर क्या कर दोगे? टू गिव। क्वेश्चन में लिखा होगा कम, आंसर क्या कर दोगे? टू कम। ऑप्शन में लिखा होगा कॉल, आंसर क्या कर दोगे? टू कॉल। अरे समझ गए? आसान है बिल्कुल। बस इतना ही बात ध्यान रखनी है। और बाकी वही दिस का, दैट, दिस का, दोज, ऑब्जेक्ट का जैसे चेंज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग सारा चेंज करो। समझ गए? तो मेनली यहां पर ये 2 पॉइंट है। ठीक है। अब मैं आपसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग लगाने वाला है, ध्यान से सुनना, आ गया इसलिए पूछ रहा हूं। ये जो हमारे पास वर्ड लिखा है इन्फिनिटिव विद टू, यहां लिख दो भाई। ठीक है, ध्यान से देखना। इन्फिनिटिव विद टू, इन्फिनिटिव विद टू का मतलब मैंने बताया क्या? 2 प्लस में V1। मैं यहां पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप इसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताना। ठीक है। इसका मतलब क्या है? 2 के साथ V1 या V1 के साथ 2? अगर हम बोले इन्फिनिटिव विद टू, इसका मतलब क्या है? 2 के साथ V1 या V1 के साथ 2? दिमाग लगा लो। ये लिखा इन्फिनिटिव विदाउट टू और ये लिखा इन्फिनिटिव विद टू, और क्वेश्चन ये पूछा कि 2 के साथ V1 या V1 के साथ 2। कह रहे हो सर दोनों बातें तो सेम है। अबे दोनों बातें सेम होती तो मैं पूछता थोड़ी ना तुमसे। लगाओ दिमाग। देखो बच्चों क्या है, हम इसमें गलती करते हैं, हम इसको बोलते हैं 2 के साथ V1। क्या बोलते हैं? 2 के साथ V1। जरा ये पढ़ना क्या लिखा है? इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब है 2 के बिना। तो यार V1 तो इन्फिनिटिव कहलाएगा ना। अगर मैं बोला ये इन्फिनिटिव है तो ये इन्फिनिटिव है, तो मैंने कहा मुझे इसके साथ 2 लगाना है, तो इन्फिनिटिव विद 2, तो इन्फिनिटिव के साथ तो 2। पढ़ो ये क्या लिखा है? विदाउट टू। विदाउट टू का मतलब ये 2 हट गया यहां से, तो 2 हट गया तो सिर्फ इन्फिनिटिव बच गया, तो इन्फिनिटिव का मतलब हो गया V1। और जब आप इसके साथ 2 लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? V1 के साथ 2, ना कि 2 के साथ V1। इसको अच्छे से सुंदर सुंदर कॉपी में लिख लेना कि V1 के साथ 2, ना कि 2 के साथ V1। इतना ही लिखना ना, बहुत है। ठीक है। चलो अब जो ये हमारे पास सेंटेंस लिखा है ये रब कर देता हूं। ठीक है। अब जो हमारे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि द जज सेड टू लॉयर कॉल द विटनेस नाउ, जरा हम इसका डायरेक्ट से बच्चों क्या बना ले रहे हैं? इनडायरेक्ट। यहां लिख रहा हूं, ठीक है, स्पेस नहीं था इसीलिए। जरा अच्छे से देखते हैं क्या बनेगा इसको। अब आप देखो लिखा हुआ है कि द जज सेड टू, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? द जज। सेड टू के प्लेस पर क्या लगाते हैं? ऑर्डर है ना भाई एक तरह का। क्या लगाओगे? ऑर्डर्ड। किसको दे रहे हैं वो ऑर्डर? तो सर लॉयर को। कहा गया लॉयर। अब देखो कनेक्टर कुछ नहीं है, बट ये क्या लिखा है? कॉल। कॉल की जगह पे आंसर क्या आ जाएगा? टू कॉल। किसको बोल रहा है? टू कॉल द विटनेस। और नाउ को किस में चेंज करते थे? देन। अबे ये तो पता होना चाहिए यार, ये तो मैंने सब पढ़ा दिया, बहुत पहले पढ़ा दिया। अभी नहीं, बहुत पहले। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी पहले। जाके नरेशन पहले से स्टार्ट करना, मुझे खुद याद नहीं है कौन सी वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो बस, लेकिन किसी में तो पढ़ाया था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, द जज सेड टू लॉयर कॉल द विटनेस नाउ। इसका आंसर बना द जज ऑर्डर्ड लॉयर टू कॉल द विटनेस देन। इज इट क्लियर? चलो अब हम क्या करते हैं, इसके थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं। ठीक है, 4 सेंटेंसेस, चारों के चारों हमारे सीपीयू के एग्जाम से पूछे गए हैं और सीजीएल के एग्जाम में, सेंटेंस सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो जरा हम इसको पढ़ते हैं कि करके किसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पढ़ो क्या लिखा है कि शी सेज कॉल मी प्लीज। अब आप बताओ ये कौन सा वर्ड आ गया? प्लीज। तो सर मैं किस में चेंज करूंगा? रिक्वेस्ट में। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? शी। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा? रिक्वेस्ट। फिर फॉर्म है ना। अब कॉल है तो कॉल की जगह पे क्या आ जाएगा? टू कॉल। अच्छा मी का मी मत उतार देना, याद है ना, ये भूल गए। मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है? शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो बन जाएगा शी रिक्वेस्ट टू कॉल हर। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है कि यू सेड टू योर सन स्टॉप स्मोकिंग। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टॉप स्मोकिंग है ये हम किसी भी चीज को क्या करते हैं भाई? बैन करना, मना कर देना, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। तो उसके लिए आपको मैंने वर्ड बताया था, एक बार अब दोबारा बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? यू सेड टू को इस बार या तो आप लोग चेंज कर लो प्रोहिबिटेड में,
या फिर आप किस में भी चेंज कर सकते हो, प्रिवेंटेड में। बोथ वर्ड्स आर करेक्ट हेयर, ठीक है, दोनों के दोनों यहां पर सही है। प्रिवेंटेड भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्या लिखो फिर, योर, फिर लगा दो क्या, सन, उसके बाद स्मोक, टू स्टॉप की जगह क्या आ जाएगा, टू स्टॉप, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, स्मोकिंग। समझ में आई बात, ये दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, शी सेड शट दिस डोर, बना लो क्या बनेगा, और शट दिस डोर यहां पर क्या है, देखो रिक्वेस्ट भी हो सकती थी, बट जब तक हमारे पास प्लीज और क्या नाम है काइंडली वर्ड यूज नहीं करते, हम उसको फिर एज अ ऑर्डर ही मानते हैं, वरना वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, शी, फिर क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड, शर्ट की जगह क्या लगाओगे, टू शर्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस का दैट, फिर क्या हो जाएगा, द सॉरी दैट डोर, ठीक है, जो कि यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। कैसे गलत हो गया सर, सारा तो वही था, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ठीक है। तो चलो, अब मैंने कहा था ना आपको, ये हमारा इन्फिनिटिव विद टू और इन्फिनिटिव विदाउट टू के चैप्टर से भी इस वाले पॉइंट का लिंक है, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जहां पे आपने अपने सारे सुंदर सुंदर नोट्स बना रखे हैं, वहीं पे आप ये सारी बातें लिख लो। अब वो बात क्या है, और वो बात सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के लिए है, यानी कि वो बात कमांड के लिए भी नहीं है, ठीक है। क्या है, सुन लेना, अगर ऑर्डर आपको कभी भी सेंटेंस में दिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जस्ट बगल में आपको इन्फिनिटिव विद टू फॉलो नहीं करना। ऑर्डर था इसीलिए इसके बगल में आ गया। अब ये तरीका है बच्चों इसका, कि इसको कैसे फाइंड करते हैं, तरीका क्या होता है, तो वो चैप्टर ही अलग हो जाएगा। अभी आपको मैं ये चीज बता रहा हूं, यानी कि आपको ऑर्डर के केस में क्या करना है, ऑर्डर के केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आना कंपल्सरी होता है, ठीक है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी हियर, ठीक है, जब आपके पास कौन सा वर्ड आ जाएगा, ऑर्डर। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो आप किसको मान लो, मी को, लेकिन यहां पर आप चाहो तो एक वर्ड और भी मान सकते हो। देखो, एक सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शी ऑर्डर्ड, फिर क्या आ जाएगा, मी। अब लिख दो शर्ट की जगह पे टू शर्ट, फिर दिस आ जाएगा, सॉरी दिस का क्या बन जाएगा, दैट, फिर क्या आ जाएगा, डोर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शी ऑर्डर्ड, इस बार आप यहां पर हिम भी लगा सकते हो, मतलब यहां पर इस बार दोनों सही है, ठीक है। तो हिम, और सेम वही शर्ट की जगह पे टू शर्ट, दिस का क्या बन जाएगा, दैट, और फिर क्या आ जाएगा, डोर। समझ गए ये बात, आसान है। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, ही सेड टू मी डू नॉट कम हियर। देखो, सबसे पहले आप देखो कि जो हमारे पास ये लाइन लिखी है, ये अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है, सर नेगेटिव में, तो इसके लिए एक और आंसर होता है, बट जो हमने जनरली सीखा पहले वो बनाते हैं, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूं। सबसे पहले क्या जाता है, ही सेड टू के प्लेस पर ऑर्डर है एक तरह का, तो क्या लगा दो, ऑर्डर्ड, फिर क्या लग जाएगा, मी, आया ना मी यहां पर, डू नो, अब यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट टू कम, उसके बाद हेयर का क्या बन जाएगा, देयर। समझ में आई बात, मैंने कैसे यूज किया, मी का मी लगाया, नेगेटिव पहले बनाना है, याद रखना, पहले आ जाता है टू कम, फिर आता है नॉट, जो कि गलत है। आपको पहले नॉट लगाना है और फिर उसके बाद क्या लगाना है, टू। एक तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, ठीक है, कि जाएगा तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम हियर। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से दे सकते हो। आप एक बात बताओ, फॉरवर्ड वर्ड का भी तो मतलब मना करना होता है, तो आप इसको फॉरवर्ड यूज कर लो, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मी। बट एक बात बताओ, जब फॉरवर्ड यूज कर दिया तो क्या इस बार नॉट यूज करूंगा क्या, बुद्धू हो गया अगर करोगे तो, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड यूज कर दिया है। पेपर में याद रखना, ऐसे आ जाता है, लिखा रहता है कि ही फॉरवर्ड मी नॉट टू कम हेयर का क्या बन जाता है, देयर, जो कि बच्चों ये क्या हो जाता है, गलत। आगे होगी बात समझ में, इजी है बिल्कुल। चलो, तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बच्चों इसमें लेट की कंडीशन का भी क्वेश्चन आता है, जरा वो भी देख लेते हो, बहुत आसान होता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सीजीएल और सीपीयू के मेंस में एक क्वेश्चन पक्का देता है लेट का, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं एक बार। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंडीशंस ऑफ लेट पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। कॉपी पेन रख दो साइड में और आराम से मेरी बातें सुनो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होंगे जो पढ़ भी नहीं रहे होंगे, मुझे पता है ना, लेकिन पढ़ लो भाई, काम तो तुम्हारे ही आना है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, थोड़ी देर सुनो और फिर 2 बार इसको देखना, तभी आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है कंडीशंस ऑफ लेट, कहने का मतलब ये है कि कंडीशन बनती है यहां पर, एंड देयर आर 2 कंडीशंस इन लेट, ठीक है। 2 टाइप की बनती है। अब ये 2 टाइप की भाई कंडीशन का यहां पर मतलब क्या है, तो देखो, एक जो कंडीशन होती है वो या तो आपको किसी भी प्रपोजल, ठीक है, या फिर किसी भी एडवाइस नहीं, यहां पर सजेशन लिखते हैं, ठीक है,
यहां पर क्या है, सजेशन का सेंस देगा, या तो प्रपोजल या तो किसी भी किसका, सजेशन का। यहां पर आपको एडवाइस वर्ड यूज नहीं करना। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ लेट क्या है? ये कंडीशन ऑफ लेट बच्चों ये है कि जो हमारे पास सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच लिखी रहती थी और इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच लिखी रहती थी, इस केस में आपको यहां पर एक बंदा मिलेगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जिसको बोलते हैं क्या, लेट। ठीक है, तो ये लेट वर्ड आपको यहां पर मिलेगा और इसकी अब मैं 2 कंडीशंस बता रहा हूं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बताई, या तो वो प्रपोजल का सेंस देगा या तो सजेस्टेड का सेंस देगा। सजेशन का वो मैं भी आपको सेंटेंस में दिखा दूंगा। या फिर वो दूसरा सेंस ये देगा, या तो ऑर्डर का या तो किसका देगा, रिक्वेस्ट का। ठीक है, अब आप बोलो सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो हम पहचान जाएंगे। अब एक चीज और, रिक्वेस्ट के लिए यहां पर तुम्हें प्लीज और ये वर्ड नहीं दिखेंगे, वो आपको सेंटेंस को खुद जज करना पड़ेगा। दिखाते हैं अभी सेंटेंस थोड़ी देर में, रुक जाओ। आपको एक यहां पर क्या लिखा है, ऑर्डर। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट को देखना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के करना, एंड ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इतना नहीं कि ये भी बहुत मुश्किल है, बट यहां पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो बातें क्या है कि अगर आप प्रपोजल या सजेशन की बात कर रहे हो तो आप जब भी उसका डायरेक्ट से क्या बनाओगे, इनडायरेक्ट। यू शुड यूज शुड, यानी कि आप लोगों को एक शुड वर्ड यूज करना क्या होता है, कंपलसरी है, बिल्कुल ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब जो शुड है हम सबको पता है कि वो एक मोडाल्स है, सारी मोडाल्स हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और सभी मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म का नाम बताना भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था, इन्फिनिटिव विदाउट टू। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जो ये हमारे पास मोडाल्स होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या तुमने कभी किसी सब्जेक्ट के बिना देखी है इसको? सर बिल्कुल नहीं देखा। तो ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट आपको वो होगा जो आपके पास उसी सेंटेंस में लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा। इज इट क्लियर? यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसी ऑब्जेक्ट का आप यहां पर क्या बनाने ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाना, फिर उसके बाद क्या लगाना, मोडाल्स, शुड, फिर V1 और वही दिस का दैट, दीज का दोस्त जो करते आ रहे थे। ठीक है भाई, अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रपोजल और जब हम लोग सजेशन यूज करेंगे तो शुड लगाएंगे। ठीक है, अब आता है मेन वर्ड, क्या लिखा है हमारे पास, ये ऑर्डर या फिर क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट। अब ध्यान रखना, जब ऑर्डर और रिक्वेस्ट की बात आएगी तो जैसे इसके अंदर हमें शुड वर्ड दिख गया, शुड से हम याद रखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका आंसर या तो टू अलाउ में देना है या फिर आपको इसका आंसर टू लेट में देना है। ध्यान रखना, टू अलाउ का मतलब सर मंजूरी देना, टू लेट का मतलब भी ये काम कर सकते हो, इस टाइप का होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट में भी और ऑर्डर में भी। अब आप देखो, आपको ये वर्ड फिर से तब देखने हैं जब लेट का क्वेश्चन होगा और उसमें ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट की बात है। सपोज करो एक सेंटेंस आपने देखा, उसमें लेट लिखा हुआ है और लेट को पढ़ के पता चल रहा है कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की बात है। चारों ऑप्शन में चेक कर लो कि कहां पर टू अलाउ है या टू लेट है, और इन दोनों में से कोई एक ही दे रहा होगा। ठीक है, और अगर सपोज करो दोनों दे रखा है तो एक और ब्रह्मास्त्र आपके पास बचा हुआ है। जैसे आपने देखा कि मोडाल्स है, सब्जेक्ट कौन सा लगाओगे, लेट के बाद के ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर एक तो आपको देखना है क्या कि टू अलाउ होगा और प्लस या फिर टू लेट होगा, और प्लस आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास उस सेंटेंस में जो क्वेश्चन आया होगा वो इन्फिनिटिव विदाउट टू का आया होगा। किसका आया होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू। इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब क्या था यार, बता दो सर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव विदाउट टू बोल रहे हैं, और जो हमारे पास आपको इसका आंसर देना है वो किस में देना है, इन्फिनिटिव विद टू में देना है। इसका मतलब टू प्लस में V1 में आंसर देना है। मतलब क्वेश्चन में तो हमारे पास V1 लिखा होगा और जो हमें इसका आंसर देना है वो किस में देना है, टू प्लस में V1। ये तो ब्रह्मास्त्र आपके लिए, ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। चारों ऑप्शन में अगर टू अलाउ टू लेट दिखा है तो आपको ये टू प्लस में V1 को चेक करना है। समझ गए, बस ये कंडीशन है। अब जरा इसके क्वेश्चन देख लेते हैं आसान आसान से। तो बच्चों ये थे हमारे पास 4 सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये चारों सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपको और भी अगर आपको इसकी प्रैक्टिस सेट करनी है तो आप सबसे पहले तो जाकर इंस्टाग्राम पे आप सिग्मा गुरुकुल का पेज को फॉलो कर लो, उस पे आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर सिग्मा गुरुकुल को भी फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो उसको, वहां पे भी आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। और जितने भी हमारी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम वहीं पे प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आप वो जाके फॉलो और ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो जरा देखते हैं सेंटेंस हमारे पास क्या है। फर्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि ही सेड लेट अस गो फॉर अ मूवी। आप पढ़ो जो हमारे पास ये लाइन है कि लेट अस गो फॉर अ कॉफी, ये क्या हो सकता है एक तरह का,
यार हम किसी को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो मनाने का मतलब प्रपोज तो होता ना, तो प्रपोज होता है तो आपको इसको कैसे लिखना चाहिए था कि ही प्रपोज्ड, ठीक है। उसके बाद करेक्टर, अच्छा एक चीज और, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि देखो एक बात बताओ, मोडाल्स यूज कर दिया तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तो कनेक्टर तो दैट ही आता है उसके लिए, तो इसीलिए हम लोग यहां पर कनेक्टर कौन सा यूज करेंगे, दैट। अब आप बताओ ये क्या लिखा है, अस का सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, वी। बताया था जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना लेना वी, और वी के बाद क्या यूज करोगे, शुड, फिर क्या हो जाएगा, गो, और फिर क्या लिखा होगा, फॉर अ मूवी। अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, आई सेड टू दीपा लेट अस हेल्प दिस ब्लाइंड मैन। बताओ इसके लिए क्या यूज करोगे, आई सजेस्टेड करोगे ना, सजेशन है एक तरह का, फिर क्या आ जाएगा, दीपा, कनेक्टर कौन सा आ जाएगा, दैट, फिर से अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, वी के बाद क्या आ जाएगा, शुड, देन उसके बाद हेल्प, दिस का क्या आ जाएगा, दैट, फिर क्या आ जाएगा, ब्लाइंड, और देन उसके बाद मैन। समझ में आई ये बात, इजी है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है हमारे पास कि द प्रिंसिपल सेड टू पियन लेट द स्टूडेंट्स गो, है ना। अब अच्छा बताओ इसमें क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे पास ऑर्डर दे रहा है। तो बनाओ इसको वैसे, कैसे बना रहे थे, आपके पास लिखा होगा कि सबसे पहले क्या, द प्रिंसिपल, सेट टू के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड के बाद क्या लिखना है आपको, पियन। अब आपको इसके बगल में ही लगाना है क्या, या तो टू अलाउ लगा लो या तो टू लेट लगा लो, ठीक है। तो टू अलाउ, और टू अलाउ के बाद क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स, और गो का आंसर किस में आएगा, टू गो में। वेरी गुड, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, आंसर आएगा इन्फिनिटिव विद टू में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, सोनू सेड टू हिज बॉस लेट मी गो होम। अब ये क्या है, एक तरह का ऑर्डर तो नहीं देगा ना, रिक्वेस्ट है एक तरह की, तो क्या बनेगा बताओ कि सोनू सेड टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, फिर क्या हो जाएगा, हिज बॉस, उसके बाद यहां पे आप लेट की जगह पे टू लेट या टू अलाउ लिख लो, और मी का क्या बन जाएगा, हिम, सब्जेक्ट है ना सोनू तो इसके लिए हिम, फिर क्या आ जाएगा, गो की जगह पे क्या आ जाएगा, टू गो, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी ज्यादा वीडियो को लंबी ना बनाकर इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो टाइप के सेंटेंस और रह गए, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक आप इस सबको रिवाइज करो, जो आपको समझ में आता है उसको, जो आपको समझ में नहीं आता उसको बार बार आप वीडियो देखो, आपको वो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। और नरेशन सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप उसका कमेंट में आप वो जरूर बताओ, ताकि मैं और उसके अंदर इंप्रोवाइज कर सकूं, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।